गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं सोचता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सुस्वस्थ होंगे। आई एम ऑल्सो गुड स्टूडेंट्स। मैं भी ठीक ठाक हूँ, सुस्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो रही है। तो मैं आप प्रत्येक का आज के इस ऑनलाइन क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में आप प्रत्येक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये नया चैप्टर इंग्लिश हॉर्नबिल से है। एक कविता है, छोटी कविता। तो हम आज इस छोटी कविता को हम अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये जो कविता है इसका टाइटल है फादर टू सन। ओके, फादर टू सन। कवित्री है, पोएटेस्ट है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ओके, एलिजाबेथ जेनिंग्स। वेरी गुड। तो ये जो टाइटल है फादर टू सन, इसका हम लिटरली इंग्लिश में हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका यही होगा, पिता पुत्र के लिए। पिता पुत्र के लिए। तो यहाँ कोई ऐसी बात है जो पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो पिता अपने पुत्र से कहते हैं, कह रहे हैं। तो यहाँ हम बेसिकली हम देखने का प्रयास करेंगे और कि पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध है, संबंध अच्छा है या खराब है। तो आओ हम मिल करके एक साथ इस पर हम डिस्कस करें, चर्चा करें, विचार विमर्श करें। ओके, तो फादर टू सन इंग्लिश हॉर्नबिल का है, फादर टू सन। तो इसके जो पोएटेस्ट हैं, कवित्री हैं, एलिजाबेथ जेनिंग्स। ओके, तो एक दो लाइनों में आइए हम इस पोएटेस्ट को हम जानने का प्रयास करें। ये इंग्लिश पोएटेस्ट है। ओके, एलिजाबेथ जेनिंग्स इंग्लिश पोएटेस्ट है। ये अधिकांश व्यक्तिगत मामलों, समस्याओं को लेकर के कुछ न कुछ लिखती रहती है। तो उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है फादर टू सन, पिता पुत्र के लिए। ओके, तो आइए हम इस कविता को संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करें। डिटेल में जाने से पहले, स्टैंजा वाइज जाने से पहले, आइए हम उसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें कि वास्तव में ये कविता किस पर आधारित है, क्या कहना चाह रही है। ओके, ये जो कविता है मुख्यतः पिता और पुत्र से संबंधित है। उनके बीच का जो संबंध है वह बहुत खराब है, अच्छा नहीं। ओके, तो ये जो बेसिकली ये जो कविता है पिता और पुत्र के बीच के संबंध को दर्शाता है और यही बताना चाहता है कि उनके बीच का जो संबंध है वो उतना अच्छा नहीं है, ना बहुत खराब ही है। तो पिता चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप है वो बचपन जैसा हो जाए। जिस तरह से बचपन में पिता और पुत्र के बीच जो बॉन्ड होती है ना, जो संबंध होता है, बहुत गहरा होता है। okay? बच्चा अपने पिता पर ट्रस्ट करते हैं और पिता अपने बच्चों को किस तरह से प्यार करते हैं। तो पिताजी चाहते हैं कि उनका जो संबंध है वो बच्चों के जैसा हो, ठीक है। क्योंकि उनका जो बेटा है वो बड़ा हो गया और काफ़ी बिजी हो गया और कहीं अन्यत्र स्थान में रहता है, दूसरे स्थान में रहता है। तो पिता चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ जो बेकार या खराब संबंध है वो फिर से अच्छा हो जाए, फिर से अच्छा हो जाए, फिर से उनके साथ रहने लग जाए, ठीक है। तो बचपन के समान संबंध रहे, ऐसा पिताजी चाहते हैं। किस तरह से वे बचपन में मस्ती करते थे, किस तरह से दोनों के बीच गहरा प्यार था, संबंध था। ओके, और संबंध था उसके बाद में। तो इस प्रकार का संबंध पिताजी चाहते हैं और अभी की स्थिति में इस प्रकार का संबंध नहीं है, इसलिए पिताजी बहुत दुखी हैं। तो इसी को अभी के युग में अगर हम इसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनरेशन गैप। इसी वजह से माता पिता ना बच्चों से अलग थलग हो गए या बच्चे माता पिता से अलग थलग हो गए, दूर रहने लगे। माता पिता के विचार बच्चों के विचार से जमते नहीं हैं, ठीक है, मेल नहीं खाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसी तरह से मतलब दूरियां बढ़ते जा रही हैं, लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन हो रहे हैं।
और यही कहना है कि वे अलग टाइम में पैदा हुए, ना माता पिता अलग टाइम में पैदा हुए हैं, बाल बच्चे अलग टाइम में पैदा हुए हैं, तो इस तरह से दोनों के बीच में मेल नहीं खाता है ना, उनके विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है, जमते नहीं। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे गलत कर रहे हैं और बच्चों को लगता है कि माता पिता उनको नहीं समझ रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं जेनरेशन गैप। मतलब दोनों के बीच में अच्छी समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस कविता में फादर चाहते हैं कि उनके बेटे या उनके बीच का जो संबंध है वो अच्छा हो जाए। तो दूरियां जो उनके बीच में है, इस कविता में पिताजी अपनी बातों को, चीज़ों को बयां कर रहे हैं ना, कह रहे हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। तो आइए हम पोयम पर हम गौर करें, अभी स्टैंजा वाइज हम गौर करेंगे। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आप अपने अपने स्थान में आप पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं, ठीक है। आप जोर जोर से पढ़िए, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ूंगा, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और कोई भी कठिन शब्द है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और आप मुझको पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर उसका अर्थ नहीं जानते हैं तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ कुछ कठिन शब्दों का मैं अर्थ बताया हूँ, आपके स्लाइड्स में आप आगे देख सकते हैं। ओके, तो वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में फादर टू सन, ओके, फादर यहाँ है, सन है, तो उनके बीच जो संबंध है अच्छा नहीं है। तो पिताजी चाहते हैं उनके बीच में संबंध अच्छा हो, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करें, प्यार का जीवन के वो व्यतीत करें, तो ऐसा पिताजी चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा भी मैं पढ़ूंगा, आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed. Okay, और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। Stanza 1. I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed. आइए हम कठिन शब्दों को, दो बेसिकली मैं कठिन शब्दों को आइडेंटिफाई किया हूँ, मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर दर्शाया हूँ। पहला अंडरस्टैंडिंग ना, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, इसका हिंदी में अनुवाद है समझना। और दूसरा कठिन शब्द है जो मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन में प्रस्तुत किया हूँ, रिलेशनशिप। मेरे पीछे दोहराइए, रिलेशनशिप। ओके, इसका अर्थ है संबंध। ओके, इसका अर्थ है संबंध। तो आइए हम इसका हिंदी में अनुवाद समझें कि वास्तव में ये पहला स्टैंजा क्या कहना चाह रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो यहाँ पिताजी, आई वो पिताजी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ वास्तव में पिताजी कहते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे क्यों दिस चाइल्ड का प्रयोग करें। यहाँ वे कह सकते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बीच में दूरियां किस प्रकार की है, कि समझदारी नहीं है। उसी वजह से पिताजी दिस चाइल्ड कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। पिताजी कहते हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता हूं। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। पिताजी कहते हैं कि यद्यपि हम लोग कई वर्षों से एक ही छत तले हम लोग जीवन यापन किए, एक साथ जिए हैं, फिर भी से मैं अपने बच्चे को नहीं समझ सकता हूं, नहीं समझ पा रहा हूं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, ना उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं जानता हूं। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। इसलिए वे उस जो रिलेशनशिप को पुनः वापस लाना चाह रहे हैं ना, जो संबंध था, बचपन का जो संबंध था,
किस तरह से पिताजी अपने बच्चे को केयर करते थे, उनको प्यार करते थे और किस तरह से बच्चे माता-पिता पर ट्रस्ट करते थे। उन पर उनका गहरा विश्वास था। तो उसी रिलेशनशिप, उसी संबंध को पिताजी पुनः वापस लाना चाहते हैं, पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ओके? तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ सबको समझ में आ गया है। ओके, वेरी गुड। अब हम दूसरे स्टैंजा पर जाएंगे। ओके, यस, दूसरा स्टैंजा पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर दिस चाइल्ड इज built to my design, yet what he loves I cannot share. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में। तो बेसिकली मैं 3 कठिन शब्दों को यहाँ आपके सामने लेकर के आया हूँ। सीड, मेरे पीछे दोहराइए, सीड, सीड, वेरी गुड। इसका अर्थ है बीज हिंदी में। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, इसका अर्थ है अजनबी। डिजाइन, डिजाइन मतलब बनावट। ओके, वेरी गुड। आइए हम इसको हिंदी में समझने का हम प्रयास करें। द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो यहाँ पिताजी यही कहना चाह रहे हैं अपने बेटे से कि जिस बीज को मैंने बोया है, अर्थात कि जिसको मैंने पैदा किया है, जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, उसके अंदर मेरा ही खून है, मेरा ही शरीर है, लेकिन फिर भी से मैंने उस संबंध को खो दिया है ना, उस रिलेशनशिप को जो एक बेटे और बाप के बीच होना चाहिए, उसको मैंने खो दिया है। और आगे कहते हैं कि द लैंड इज हिज एंड नाउन ऑफ माइन। कहने का अर्थ यही है कि जिस जमीन पर मैंने बीज बोया था, वो ऐसा प्रतीत होता है अभी कि वो मेरा नहीं है बल्कि उसका हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनके बीच में जो दूरियां हैं कितनी गहरी है, ठीक है। और आगे है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम लोग एक दूसरे से अपरिचितों की तरह हम लोग बात करते हैं, ऐसा जैसे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। और हम दोनों के बीच कोई मेल मिलाप या समझ का वातावरण नहीं है। ओके, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। तो यहाँ पिताजी कहते हैं कि ये मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, मैंने ही इसको जन्म दिया है, उसके अंदर मेरा ही खून है, मेरा ही शरीर है। येट वाट ही लव्स, फिर भी वो जो चाहता है, उनकी जो मनसा है, उनका अभिलाषा, इच्छा है, आई कैनॉट शेयर, मैं दूसरों को उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। अर्थात कि वो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी दूरियां हैं, नासमझी है उनके बीच में। और इसलिए पिताजी इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि येट वाट ही लव्स, कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आई कैनॉट शेयर, मैं एक दूसरे को बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये दूसरा स्टैंजा भी आपकी समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम तीसरे स्टैंजा में जाएंगे। यस, स्टैंजा 3, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. Okay, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. ओके, वेरी गुड। इसका कठिन शब्दों का अर्थ आप देख लेते हैं पहले। सराउंड्स, मेरे पीछे दोहराइए, सराउंड्स, इसका अर्थ है चारों ओर से घेरना, घेर लेना। ओके, प्रोडिगल, यहाँ पर इसका अर्थ है खर्चीला, जो सबसे अधिक खर्चा करते हैं, फिजूल खर्ची, ठीक है, अंधाधुन पैसा खर्चा करते हैं, उनको प्रोडिगल। शेपिंग, गढ़ना, ओके, गढ़ना, किसी को आकार प्रकार देना, उसको शेपिंग कहते हैं। सोरो का अर्थ है दुख, सोरो का अर्थ है, तो सोरो का अर्थ है दुख। तो आइए हम इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें।
साइलेंस सराउंड्स अस। तो यहाँ पिताजी ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जो गैप है, कि हम एक साथ रह करके भी हम चुपचाप रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ हम शेयरिंग नहीं करते, एक दूसरे के साथ हम बात नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम खामोशी में घिरे हैं, कि रह करके भी हम एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते। इसलिए हम हमेशा शांत वातावरण वहाँ रहता है। हाँ, अर्थात कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। तो प्रोडिगल हम लोग उसका वर्ड मीनिंग देखें। प्रोडिगल अर्थात कि खर्चीला, फिजूल खर्च करने वाला। तो पिताजी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को मैं स्वीकारूंगा, भले भी वो खर्चीला हो, अधिक पैसा खर्चा करता हो किसी चीज़ में, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि वो अपने फादर के घर में, अपने पिताजी के घर में लौट आए। तो ऐसा भी मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ। द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है, जिसमें वो रहा है, तो उसी घर वो वापस आ जाए, भले भी वो फिजूल खर्ची हो, कोई बात नहीं। रादर दैन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ड। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपना ही घर बनाए और अपनी ही दुनिया में रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। बल्कि मैं उसको स्वीकारने के लिए, उसको पाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, उसको स्वीकारने के लिए, क्षमा करने के लिए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, तो उसकी गलतियों के लिए मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए और एक साथ जीना शुरू करें मेरे साथ, ऐसा पिताजी कहते हैं। शेपिंग फ्रॉम सोरो आ न्यू लव। और इसलिए पिताजी कहते हैं कि हमारे बीच में जो भी दुख तकलीफ है, रिलेशनशिप को लेकर के, संबंध को लेकर के, जो भी गहरा चोट है या गहरी खाइयाँ हैं, कह सकते हैं दूरियाँ हैं, तो सबको दरकिनार करते हुए मैं एक नई दुनिया, जो प्यार की दुनिया है, उसको मैं आकार प्रकार देना चाहता हूँ, अर्थात कि उसको मैं स्थापित करना चाहता हूँ। तो पिताजी यही कहना चाहते हैं कि भले भी मेरा बेटा जैसा ही हो, मैं उसको स्वीकार करूँगा, उसको क्षमा करूँगा और मैं एक नई दुनिया बसाऊँगा जो प्यार की दुनिया होगी। तो मैं सोचता हूँ ये तीसरा स्टैंजा भी आपकी समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम चौथे स्टैंजा पर चलते हैं। स्टैंजा चौथा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं पहले। ग्लोब, ग्लोब का अर्थ है पृथ्वी, ब्रह्मांड के पूरा विश्व, ग्लोब। ग्रीफ, शोक। एम्प्टी, खाली। लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा, किसी को पाने की तीव्र इच्छा, उसको लॉन्गिंग कहते हैं। ओके, आइए हम इसको हिंदी में समझें पहले। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव टुगेदर। तो पिताजी का कहना यही कि पिता पुत्र, अर्थात कि हम दोनों, पिताजी सन पुत्र, हम एक साथ हम जीवन यापन करें, एक साथ हम जिए। ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, एक ही दुनिया में और एक ही घर में हम एक साथ जिए, एक साथ रहें। ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो यहाँ ही वो पुत्र के लिए प्रयोग किया गया था। तो पुत्र कहता है कि आई कैनॉट अंडरस्टैंड, कि आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझ नहीं पाता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों मेरे अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, मेरे अंदर जो शोक है, वो एंगर के रूप, अर्थात कि क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे अंदर दुख है तो वो हमारे व्यवहार में हम दिखाई देते हैं ना। हम बहुत बार दुखी रहते हैं और हम किसी और पर हम क्रोध प्रकट करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों मेरे अंदर जो दुख है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और आगे कहते हैं वी ईच पुट एन एम्प्टी हैंड, कि हम लोग दोनों अपना खाली हाथ एक दूसरे की ओर बढ़ा करके हम एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं।
लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हुए हम एक साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो स्टैंजा जो कविता है फादर टू सन, 4 स्टैंजास हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस क्लास में ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वेरी गुड।